हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो एसएससी जेई 2023 के लिए जो हम लोगों ने 100 सीरीज लॉन्च की है, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैकेनिकल का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं RAC, और ये RAC का लेक्चर नंबर 4 है। आई होप आपने इससे पहले वाले सारे सेशंस देखे होंगे और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। काफी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिल रही होगी। आज का जो सेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सेशन के अंतिम तक आप बने रहिए, और इसी तरह से अगर आप सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशंस चाहते हैं और चाहते हैं कि कम समय में सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएं अच्छे से, तो इसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है AEC प्लस, इस एप्लीकेशन पर हमने एक बैच भी बनाया है। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। इस बैच के अंदर लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट को एक क्रिस्प मैनर में डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड किया गया है, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को काफी कम समय में रिवाइज कर सकते हो। साथ में इसी बैच के अंदर लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन, गेट ES लेवल के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। साथ में इसी बैच के अंदर एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें 100 प्लस टेस्ट है, 20 प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट हैं। PDF भी आप इन सारे सेशन की वहां पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें कि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। आपको ये मिलेगा एप्लीकेशन पर, AEC प्लस पर। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है, और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। ए स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 thermodynamic process in sequence, following 4 thermodynamic process in sequence। तो 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती है? स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात चल रही है, VCRS की बात चल रही है। तो VCRS में 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पर प्लॉट करूं VCRS को, तो देखिए VCRS अगर हमें बनाना है तो यहां पर हमें डॉम बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर वर्किंग सब्सटेंस जो होता है आधे समय लिक्विड स्टेट में होता है और आधे समय वेपर स्टेट में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कंप्रेसर से स्टार्ट करें। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है यहां पर कंप्रेसर के अंदर। देन हीट रिजेक्शन जो होता है कंडेंसर के अंदर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होगा। देन एक्सपांशन प्रोसेस यहां पर खास करके ध्यान रखें, ये आइसेंथेल्पिक एक्सपांशन होता है। और देन यहां पर इवापोरेटर के अंदर जो प्रोसेस होती है हीट एडिशन, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। तो ध्यान रखें कि ये जो प्रोसेस है ये है आपकी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस 1 से 2, और 2 से 3 जो है यहां पर हीट रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, हीट रिजेक्ट होगा, ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और 3 से 4 जो प्रोसेस है ये एक आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है। और ये इवापोरेटर के अंदर ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इट इज ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये 4 प्रोसेस आप ध्यान रखें, एक एडियाबेटिक होती है, एक आइसेंथेल्पिक होती है, 2 कांस्टेंट प्रेशर होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखें तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस तो यहां पर होगी नहीं। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। एक्सपांशन आइसेंट्रोपिक नहीं होगा तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक होगा नहीं। क्या बनेगा आपका? आइसोथर्मल एक्सपांशन, नहीं, आइसोथर्मल एक्सपांशन नहीं होगा। क्या बोलूं? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये भी नहीं होगा। डी तो होगा नहीं। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, बिल्कुल होता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो सी तो होगा नहीं। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। VCRS आइसेंट्रोपिक नहीं होता, यहां पर आइसेंथेल्पिक होगा। ये क्या होगा? आइसेंथेल्पिक। ओके, तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें यहां पर, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या दिया है? बी दिया है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है,
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन की जगह क्या आएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया आइसेंथेल्पिक आएगा, आइसेंथेल्पिक एक्सपांशन वीसीआरएस के अंदर। चलिए, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी होगा, और क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी ऑफ ए सोलर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ जनरेटर टेम्परेचर। देखिए वीएआरएस का क्वेश्चन है, जनरेटर टेम्परेचर हमें दे रखा है विच इज 360 केल्विन, एब्जॉर्बर टेम्परेचर 300 केल्विन, कंडेंसर टेम्परेचर भी यही होगा, ओके। और इओपरेटर टेम्परेचर हमें दे रखा है 270 केल्विन। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। यहां पर हम इन दोनों टेम्परेचर के बीच में एक हीट इंजन लगाएंगे, उसकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाई। नेटवर्क क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 60 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कितना होगा 360, रिवर्सिबल है इसलिए टेम्परेचर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में हम एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, और इसका सीओपी क्या होगा कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, लोअर टेम्परेचर 270, और इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वीएआरएस की सीओपी कितना बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 डिवाइडेड बाय 360, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 270, तो ये बनेगा 9, तो 9/6 कितना हो जाएगा 1.5। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सिंपल था क्वेश्चन, और ये मेथड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर वीएआरएस का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से तीनों टेम्परेचर को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें। स्टार्टिंग के दो टेम्परेचर के बीच में एक हीट इंजन लगा दीजिए रिवर्सिबल, लास्ट के दो टेम्परेचर के बीच में एक रेफ्रिजरेटर लगा दीजिए रिवर्सिबल, जिसकी सीओपी निकाली। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगी सीओपी ऑफ वीएआरएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर इज यूज इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर इज यूज इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल, द एंथैल्पी एट कंडेंसर आउटलेट। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए क्या होता है सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है यहां पर, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, जब सब कूलिंग होती है तो वहां पर अगर हम हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं मतलब सुपर हीटिंग भी कराएंगे। तो देखिए, तो सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग दोनों हो रही है यहां पर इस वीसीआरएस के अंदर। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम दे रहे हैं 1, ये है 1 days, 2, 3, 3 days, 4। तो यहां पर हम यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है कि जब हम सब कूलिंग कर रहे हैं तो सब कूलिंग कर रहे हैं तो यहां से टेम्परेचर कम होगा, तो ये जो हीट है ये हम सुपर हीटिंग के लिए यूज करते हैं। ये कहलाती है सुपर हीटिंग और ये कहलाती है सब कूलिंग। तो सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर का मतलब ये होता है। अब देखते हैं हम यहां पर जो डेटा हमें दिया हुआ, क्या डेटा दिया हुआ है। सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर इज यूज इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल, द एंथैल्पी एट कंडेंसर आउटलेट एंड इवोपरेटर आउटलेट। कंडेंसर आउटलेट, कंडेंसर आउटलेट कहां पर होगा, देखिए 2 से 3 जो है ये कंडेंसर लगा हुआ, ये सब कूलिंग जो हो रही है ये हीट एक्सचेंजर के अंदर हो रही है। तो कंडेंसर आउटलेट पर एंथैल्पी हमें दी गई है, मतलब H3 हमें दिया हुआ है, ओके। तो ये H3 कितना दिया हुआ है इसको अपन देख लेते हैं, 78 किलो जूल पर केजी, और इवोपरेटर आउटलेट उसको अपन देखेंगे बाद में, 78 किलो जूल पर केजी, ओके। और इसके अलावा क्या बोला है, इवोपरेटर आउटलेट। तो इवोपरेटर का आउटलेट मतलब क्या हुआ, इवोपरेटर का आउटलेट होगा आपका ये पॉइंट,
अच्छा, ये सुपर हीटिंग जो होगी वो इवेपोरेटर के अंदर ही होगी और सबकूलिंग जो होगी वो कंडेंसर के अंदर ही होगी। तो ये H 3 डेज बनेगा और H 1 डेज हमें दिया हुआ है विच इज 182 किलो जूल पर केजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द एंथैल्पी एट आउटलेट ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशन कहां पर होगा, यहां से लेके यहां तक। H2 हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 230 किलो जूल पर केजी। ओके, इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ सबकूल्ड लिक्विड 68। अच्छा, सबकूल्ड लिक्विड की एंथैल्पी 68 दे रखी, मतलब ये इस पॉइंट की एंथैल्पी H3 डैश की, और ये H3 डैश की 68 किलो जूल पर केजी है, तो ये हीट एक्सचेंजर के अंदर होगा, इसका मतलब ये H3 ही था एंड इट इज H1। ठीक, वो ये H3 ही है और ये H1 ही है। ये इवेपोरेटर का एग्जिट 1 होगा और कंडेंसर का एग्जिट 3 पॉइंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, द सीओपी ऑफ द साइकिल, सीओपी निकालना है। तो सीओपी अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए, ये वर्क इनपुट चाहिए और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए। तो देखिए इस 3 डेज पर जो एंथैल्पी होगी वही 4 पर होगी, बट 3 डेज की एंथैल्पी हमें नहीं पता है। तो देखिए यहां पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये इन दोनों की एंथैल्पी का जो डिफरेंस रहेगा वही इन दोनों की एंथैल्पी का डिफरेंस बनेगा। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखें, H3 माइनस H3 डेज इज इक्वल टू क्या बनेगा, H1 डेज माइनस H1। तो देखिए H3 कितना है 78 और H3 डेज कितना है 68 इज इक्वल टू H1 हमें निकालना है H1 डेज, और H1 पता है क्या, यस 182, ये हमें पता है। तो यहां से H1 डेज कितना आ जाएगा 182 में, आप ये कितना बनेगा 78 माइनस 68 कितना बनेगा 10 प्लस 182, ये बनेगा 192 किलो जूल पर केजी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब कंप्रेसर में वर्क आउटपुट वर्क इनपुट कितना देना पड़ेगा, यहां पर ये बनेगा आपका कंप्रेसर वर्क इनपुट कितना हो जाएगा H2 माइनस H1। H2 कितना हो जाएगा यहां पर 230 माइनस H1 कितना होगा, ये H1 अभी अपन ने H1 डेज होगा ना, ये H1 डेज कितना निकाला 192। तो कंप्रेसर में कितना वर्क इनपुट करना पड़ेगा 230 माइनस 192 38 किलो जूल पर केजी। क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना पूरा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि किस पॉइंट की एंथैल्पी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, इस 4 पर जो एंथैल्पी होगी और 1 पर, तो 3 डेज पे जो एंथैल्पी वही 4 पर होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं H4। तो 1 पर पता है हमें, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 पर एंथैल्पी कितनी आई है 182 माइनस 4 पॉइंट पर एंथैल्पी कितनी है 68। तो 182 माइनस 68 ये बनेगा 144 किलो जूल पर केजी। तो सीओपी कितना आ जाएगा हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट कितना है 38। तो 182 माइनस 68, 182 माइनस 68 जो है 144 नहीं आएगा 114 आएगा। ये कितना है 114, ये 114, इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे 38 से। तो 3 आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। 3 अगर आंसर आ गया तो बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, यस एग्जैक्टली 3 विल बी द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखिए क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने यहां से, कि जब भी सब कूलिंग बोला जाए, दिस विल बी द सब कूलिंग और सुपर हीटिंग। तो यहां पर हीट का एक्सचेंज होगा, ये जो एंथैल्पी में डिफरेंस होगा यही यहां पर होगा, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है यहां से लेकर यहां तक होगा, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन यहां पर हीटिंग जो हो रही है यहां से हीट को एब्जॉर्ब करने पर नहीं हो रही,
यहां से जो हीट आ रही है उसकी वजह से हो रही है। तो इवोपरेटर के अंदर जो सुपर हीटिंग हो रही है उस सुपर हीटिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is a PV diagram of air refrigeration cycle? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल का पीवी डायग्राम तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। पीवी डायग्राम की बात है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये तो ऑटो डीजल साइकिल हो गया, ये डीजल साइकिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल हो जाएगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, पीवी डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेशन तो यही होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज से तो रहता है, ये नहीं रहेगा। अच्छा, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा ए ही होगा। दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है बट यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है। एरो का आपको ध्यान रखना है, और यहां पर ये क्लॉकवाइज है। ये भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन ए रीजन एट ए टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। द सीओपी ऑफ कार्नोट। अब देखिए यहां पर आपको समझना होगा, यहीं पर सारी चीजें दे दी उन्होंने, इसको आपको समझना पड़ेगा। रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट, ये रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट मतलब ये वर्क इनपुट है कितना, 1.5 किलोवाट। और पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है कितना, इट विल बी 1 टन, और 1 टन इक्वल टू कितना होता है, 3.5 किलोवाट। तो अल्टीमेटली सीओपी हमारे पास कितना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है बट इसको आपको समझना होगा। इन दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा, सीओपी बन जाएगा। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर क्या हो सकता है, 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 2.33 आंसर बनेगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। लिस्ट 1 प्रोसेस है, लिस्ट 2 क्या है, टाइप। फॉर ए बेल कोलमन और जूल रिवर्स ब्रेटन साइकिल की बात चल रही। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसका पीवी डायग्राम देखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि बेल कोलमन साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो कंप्रेशन जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, तो आइसेंट्रोपिक हम उसको बोलेंगे कंप्रेशन। हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक बोलते हैं। एक्सपांसन जो होगा वो भी आइसेंट्रोपिक ही होगा, और हीट एब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी आइसोबैरिक होगा। तो ए का मिलन होगा 3 से, ए का मिलन सभी में 3 से, कोई दिक्कत नहीं। बी का मिलन किससे होगा, 1 से होगा, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्सपांसन का मिलन होगा 3 से, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, चलिए ये चारों प्रोसेस आपको पता होना चाहिए बेल कोलमन साइकिल के लिए। और ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ। देखिए ऑयल सेपरेटर की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लुब्रिकेंट के साथ क्या हो, फुल्ली मिसिबल या इमिसिबल। तो पहला ऑप्शन क्या है, रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर इमिसिबल एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इमिसिबल नहीं, फुल्ली मिसिबल है, फुल्ली मिसिबल है, इमिसिबल नहीं। तो ये आंसर नहीं हो सकता। रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर इमिसिबल, इमिसिबल नहीं, मिसिबल अगर है सभी टेम्परेचर सभी प्रेशर पर, तो रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर इमिसिबल, इमिसिबल नहीं। रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर मिसिबल एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो फिर आपको ऑयल सेपरेटर की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम if the refrigerant and oil are miscible at all pressure and temperature because they do not get separated in evaporator and fouling does not take place। दोनों मिसिबल है तो वो इवेपोरेटर के अंदर सेपरेट नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे तो फॉलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसलिए आपको कोई ऑयल सेपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ऑयल और रेफ्रिजरेंट एक दूसरे से क्या रहेंगे, फुल्ली मिसिबल रहेंगे, तो आपको कोई ऑयल सेपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर 48।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपेयर हम क्या करते हैं, पहले बात तो सीओपी कम होती है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, और उसको हम वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम भी बोलते हैं। बट पंप वर्क रिक्वायर्ड वहां पर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहां पर जो रेफ्रिजरेंट होता है वह लिक्विड स्टेट में एंटर करता है पंप के अंदर, तो पंप वर्क कम रिक्वायर्ड रहेगा। और कंप्रेसर को हम रिप्लेस कर देते हैं पंप, जनरेटर और एब्जॉर्बर से। तो ये सारी कहानी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। तो चार स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दे रखे, अब इनको हमें यहाँ पर देखना है। पहला क्या था, फॉर्मर रन ऑन लो ग्रेड एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, हम यही तो बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पर्पस जो होता है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी पर ये क्या कर सकता है, चल सकता है, बिल्कुल सही है। द पंपिंग वर्क इन ए फॉर्मर इज नेग्लिजिबल सिंस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग लिक्विड सॉल्यूशन इज स्मॉल। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन आता है ना, एक कॉमन एग्जांपल अपन देखते हैं VARS का एक्वा अमोनिया, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन एंटर करता है पंप के अंदर एब्जॉर्बर के बाद में, तो इसीलिए पंप वर्क रिक्वायर्ड जो होगा काफी कम होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। द लेटर यूजेस एन एब्जॉर्बर, लेटर मतलब VCRS की बात चल रही है, उसमें एब्जॉर्बर होता ही नहीं है, पहली बात तो ये गलत है। द लिक्विड पंप अलोंग रिप्लेस कंप्रेसर ऑफ द लेटर, देखिए लिक्विड पंप अलोंग अकेला नहीं, साथ में जनरेटर और एब्जॉर्बर भी होते हैं। तो 3 और 4 दोनों गलत है, मतलब 1 और 2 सही है, इसलिए आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये VCRS को आपको ध्यान रखना है। तो VCRS में हम ये पंप, अब्जॉर्बर और जनरेटर ये हम लगा देते हैं, और VARS में, और इन तीनों को रिप्लेस करके कंप्रेसर हम लगा देते हैं किसके अंदर, VCRS के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 49। इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमको दे रखी है, कितना दे रखा है, 2100 किलो जूल पर मिनट, दिस विल बी द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। एंड हीट रिजेक्शन रेशियो, देखिए हीट रिजेक्शन रेशियो हमें दे रखा है, इट विल बी 1.2। व्हाट विल रिस्पेक्टिवली बी द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम कंडेंसर एंड COP। देखिए क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको पता हो कि हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं हीट रिजेक्शन रेशियो, जो कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होती है और जो इवापोरेटर से हीट इंटर होती है, इन दोनों का रेशियो जो होता है इसे हम बोलते हैं हीट रिजेक्शन रेशियो। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमें दे रखा है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमें दे रखी है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 2100 किलो जूल पर मिनट है, तो इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मतलब कि ये हमें दे रखा है 2100, तो कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट होगी कितनी होगी, 1.2 इंटू 2100। तो हमसे पूछा क्या है, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर, तो इसमें 2100 में 1.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा, हाँ 2520 किलो जूल पर मिनट। मतलब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होता है। अब क्या बोला, COP, ये कंडेंसर हमें कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है ये पता चल गया, इवापोरेटर में कितनी हीट सप्लाई होगी ये पता चल गया, तो वर्क इनपुट कितना करना पड़ेगा हमें, तो इन दोनों का डिफरेंस वर्क इनपुट कहलाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकालोगे तो 420 आ जाएगा। और COP अगर निकालना है तो 200, 2100 को डिवाइड कर दोगे किससे, 420 से। ये हर बार कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होगी, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो COP आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ओनली द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन विल बी हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, बाकी तो सब कुछ आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते। ये फॉर्मूला याद रखो, हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या कहलाता है, हीट रिजेक्शन रेशियो। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी at the beginning of compression and at the end of compression at the end of condensation, what will be the COP of vapor compression refrigeration system। देखिए अब
ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम बनाने लग गए। तो आपको पता होना चाहिए कंप्रेसर के इनलेट को हम 1 से डिनोट करते हैं, 2 को, एग्जिट को 2 से, बाकी एंड सो ऑन आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन। बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन मतलब H1 हमें दे रखा है कितना, 85। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन मतलब H2 हमें दे रखा है कितना, 210। एंड एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन, एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन मतलब 3 दे रखा है, और यही 4 के बराबर होता है, ज्यादा सोचना ही नहीं, 185 बस। तो COP निकालना है, ये वर्क इनपुट बन जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बन जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना जाएगा, 210 माइनस, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस नहीं बनेगा, वर्क इनपुट जो बनेगा 1 और 4 का डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दिस विल बी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और वर्क इनपुट कितना जाएगा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, 210 माइनस 85, ये बनेगा 125। मेक सम मिस्टेक, नो, वर्क इनपुट कितना हो जाएगा 125, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना कम आ रहा है, एट्टी फाइव, 210, 185। कंडेंसेशन के बाद में एंथैल्पी जो है वो कितनी है, 185। तो कंडेंसेशन के बाद में एंथैल्पी जो होती है 3 पॉइंट पर एंथैल्पी, और वही 4 पर होती है, 185 है। और द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन मतलब 1 पर, तो इन दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा, 100 आ गया। और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एंड एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन, कंप्रेशन के बाद में 210 है, तो H1 माइनस H2 वर्क इनपुट आ जाएगा। ये वर्क इनपुट कितना आया, ये वर्क इनपुट 125 ही आएगा, 210 माइनस 85, 125 ही आएगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 100 डिवाइडेड बाय 125, 100 डिवाइडेड बाय 125, ये आएगा 0.8 आंसर आना चाहिए, COP विल बी 0.8। अब यहाँ पर ऑप्शन में तो एक भी नहीं है 0.8। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन मतलब 1 पे एंथैल्पी, ठीक है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन मतलब 2 पर एंथैल्पी, 1 पर 85, 2 पर 210। एंड एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन 3 पर एंड होगा, तो 185 है, बिल्कुल है। अब यही 4 पर एंथैल्पी होगी, 4 के बाद में 1 पर जाएगा, तो एंथैल्पी कम कैसे हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। अब देखिए देखिए यहाँ पर देयर विल बी मिस्टेक इन क्वेश्चन, डेफिनेटली बना लेते हैं अपन। अपन ने सोचा था कि टाइम बचा लेंगे, बट टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया इसमें, तो चलिए कोई बात नहीं, समझ लेते हैं इसको। चलिए, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, यहाँ पर 1 पर कितना है, 85, ओके। एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन होता है, मतलब यहाँ पर एंथैल्पी है 210, बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन में 210, यहाँ पर 210, एंड एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन 185, तो यहाँ पर भी 185, ये होता है, ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर 185 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीट को लेगा तो एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो ये 185 नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, दैट्स वाई यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं अपन, 4 आंसर दिया है। अब सॉल्यूशन में क्या दिया है,
वही मैं बता रहा था कि 1 पर एंथैल्पी कितना दिया है 185, यहाँ पर एंथैल्पी जो दिया है इट विल बी 185। 2 पर एंथैल्पी कितना दिया है, ऐसा क्वेश्चन अपन आई थिंक यही क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। और 4 पर एंथैल्पी जो है ये 85 है, 185 नहीं, तो ये भी 85 रहेगा। ओके, कुछ गड़बड़ है वहां पर इसलिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ए रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्क बिटवीन टू सच टेम्परेचर दैट द रेशियो बिटवीन द लो एंड हाई टेम्परेचर इज। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बीच का रेशियो हमें दे रखा है विच इज 0.8। इफ ए हीट पंप इज ऑपरेट्स बिटवीन द सेम टेम्परेचर रेंज देन व्हाट विल बी इट्स सीओपी। तो देखिए लो और हाई टेम्परेचर का रेशियो दे रखा है, सीओपी अगर हमें निकालना है हीट पंप की तो क्या होती है, हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लोअर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये होता है। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये हमें दे रखा 0.8, तो ये सीओपी कितनी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, तो ये कितना बनेगा 0.2। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना हो जाएगा 5 विल बी द आंसर, है ऑप्शन में है। और अगर यही रेफ्रिजरेटर होता तो सीओपी कितनी आ जाती 4 आ जाती। क्वेश्चन नंबर 52, a refrigerator work on a reverse Carnot cycle producing at temperature of -40 degree. Work done per TR is 700 kilojoule per 10 minute. Work done जो है this will be work done per TR. per TR मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है 1 TR दे रखा है और वर्क इनपुट जो है ये दे रखा हमें 700 किलो जूल पर 10 मिनट में। सीओपी हमें बताना है, तो यहाँ पर टेम्परेचर से हमें मतलब नहीं, एक ही टेम्परेचर दे रखा है। सीओपी अगर हमें बताना है तो पहले तो इस वर्क इनपुट को आप कन्वर्ट करिए टीआर में 10 मिनट में। अच्छा 1 टीआर इक्वल टू 10 मिनट में, तो ये कितना बन जाएगा 70 किलो जूल पर मिनट बन जाएगा, 70 किलो जूल पर मिनट। और 1 टीआर इक्वल टू ये भी यूनिट पता होगी 210 किलो जूल पर मिनट या फिर 3.5 किलोवाट, वही तो बनता है आपका। तो 210 डिवाइडेड बाय 70, 3 विल बी द आंसर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 10 मिनट दे रखा है, इसको आप ध्यान रखें। तो 10 से डिवाइड करोगे तो पर मिनट आ जाएगा 70 और 270, 210 डिवाइडेड बाय 70 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, ए रेफ्रिजरेशन प्लांट यूजेस ए कंडेंसर विद ए हीट रिजेक्शन रेशियो। हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट होती है और इवापोरेटर में जो हीट सप्लाई होती है उसे बोलती है हीट रिजेक्शन रेशियो। कितना दे रखा है 1.2 दे रखा है। इफ द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज, कैपेसिटी मतलब ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है हमें 210 किलो जूल पर मिनट, देन द वैल्यू ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, तो ये दे रखा है कैपेसिटी दे रखी है, मतलब हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 210, तो क्यूसी निकाल लीजिए पहले, तो ऐसे ही क्वेश्चन किया था अपन ने थोड़ी देर पहले। क्यूसी निकालेंगे तो कितना होगा 210 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो इट विल बी 252 किलो जूल पर मिनट। तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 252 माइनस 210, ये हो जाएगा 42 किलो जूल पर मिनट। देखिए सभी यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रखो। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 210, इसको डिवाइड कर दीजिए 42 से, तो 5 विल बी द आंसर, 5 विल बी द आंसर। सीओपी अगर निकालना है तो ये हमारा 210 डिवाइडेड बाय 40 विल बी द सीओपी।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट द रेफ्रिजरेंट लीव द इवेपोरेटर एट रेफ्रिजरेंट लीव्स द इवेपोरेटर एट, मतलब इस पॉइंट की एंथैल्पी हमें दे रखी कितनी, 195, एंड द कंडेंसर एट लीव्स द इवेपोरेटर एट 195 किलो जूल पर केजी एंड द कंडेंसर एट 65, मतलब कंडेंसर से भी लीव की बात चल रही है ना, ये 65 फॉर 1 kg पर सेकंड ऑफ रेफ्रिजरेंट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी। मास फ्लो रेट हमें दे रखा है रेफ्रिजरेंट का 1 kg पर सेकंड, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमसे पूछा है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो इन दोनों की एंथैल्पी का डिफरेंस बन जाएगा ना, यहां पर भी 65 बन जाएगा, तो 195 माइनस 65 किस में पूछा है, किलो जूल पर केजी में पूछा है क्या, किलोवाट में पूछा है, तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दे, वो तो 1 ही है, तो 195 माइनस 165। देखिए क्वेश्चन को फालतू में घुमा दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। 195 माइनस 65, तो ये बन जाएगा 130, है ऑप्शन में यस 130। अब यहाँ पर मास फ्लो रेट 1 की जगह और कुछ देना था ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो, 130 किलोवाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हमें पता चल गया 130 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ए बेल कॉलम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स ऑन रिवर्स स्टर्लिंग डीजल ऑटो या ब्रिटन, तो ज्यादा सोचना ही नहीं, ब्रिटन साइकिल। ओके क्वेश्चन नंबर 56, which is the most suitable type of air refrigeration system for supersonic plane with Mach number 3 or above। तो Mach number 3 मतलब सुपरसोनिक फ्लो हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, तो जब भी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में हम रीजनरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं। रीजनरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया है। जो रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम होता है, द रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज इन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ये आप ध्यान रखें, एंड रॉकेट। अब देखिए इट्स डिजाइन टू डिसिपेट द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग हाई स्पीड फ्लाइट। इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो कि हाई स्पीड फ्लाइट के दौरान जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर निकालने के लिए, और प्रिवेंट ओवर हीटिंग। ओके, अब देखिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल की कि द रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम वर्क ऑन अ प्रिंसिपल दैट ऑफ यूजिंग हाई स्पीड एयर फ्लो टू कूल द कंपोनेंट एंड इट यूटिलाइज द कंप्रेशन ऑफ एम्बियंट एंड डायरेक्ट। देखिए क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, जो एम्बियंट एयर, अब ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, कम ही होता है, प्रेशर जो होता है वो भी कम होता है, तो वो जो एम्बियंट एयर होती है उस एयर को हम क्या करते हैं, स्लाइटली कंप्रेस करते हैं, और जहां पर जिस कंपोनेंट को हमें ठंडा करना होता है उसके ऊपर हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वहां पर क्या रहता है, हमेशा मेंटेन रहता है। तो इस तरह की कूलिंग को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव कूलिंग बोलते हैं। तो याद रखें कि जो हाई स्पीड प्लेन होते हैं उनमें जो कूलिंग यूज करते हैं वो कैसी कूलिंग यूज करते हैं, रीजनरेटिव कूलिंग यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ए रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्किंग एज ए हीट पंप, सीओपी कितना है 7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नो डाउट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीओपी पंप की दे रखी, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्किंग एज ए हीट पंप, तो हीट पंप का सीओपी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये दे रखा है कितना 7, रेसिप्रोकल कर लें आप लोग, या रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय टी एच की जगह 1 माइनस टी एल बाई टी एच।
टी एच कॉमन लिया तो टी एच बाई टी एल, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/7 इज इक्वल टू 1 माइनस टी एच बाई टी एल। तो टी एच बाई टी एल कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/7 विच इज 6/7 है ऑप्शन यस। किसका किसका टेम्परेचर पूछा ये भी ध्यान रखें, मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना हो जाएगा 7/6। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा और अपन दिमाग लगा लेते हैं, मतलब आपको समझ में तो आ गया होगा वैसे। देखिए क्या है, विल मेक ए मिस्टेक स्लाइटली। देखिए ये क्या है, हमारा हीट पंप है। हीट पंप की सीओपी क्या होती है, हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये होता है सीओपी। कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब क्या पूछा है हमसे, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे पहले आप इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाय टी एच इज इक्वल टू 1/7। टी एच कॉमन ले लीजिए, वो आएगा, मैंने गलती से वही लिखा था, आएगा वही 1 माइनस टी एल बाई टी एच बन जाएगा ये, इज इक्वल टू 1/7। टी एच कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बनेगा, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर विल बी 6/7। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, Carnot refrigerator has COP6, what is the ratio of lower to higher temperature? रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, तो लोअर डिवाइडेड बाय ये दोनों, तो ये बन जाएगा 6। लोअर टू हायर टेम्परेचर हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल हम करेंगे, या नहीं भी करोगे तो ये टी एच माइनस टी एच बाई टी एल माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ये क्या बनेगा 1/6 इज इक्वल टू टी एच बाई टी एल माइनस 1। ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा क्या 1/6 प्लस 1 इज इक्वल टू टी एच बाई टी एल, ये बन जाएगा 7/6 टी एच बाई टी एल। किसका किससे रेशियो पूछा हमसे, ये ध्यान, लोअर टू हायर 6/7 आ जाएगा, हायर टू लोअर तो उल्टा हो जाएगा। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ लोअर टू हायर 6/7, यहाँ तो है ही नहीं 6/7। लोअर टू हायर टेम्परेचर, लोअर टू हायर में ये तो होगा नहीं, 8 आएगा नहीं, यहाँ पर 8 क्यों आएगा, ठीक है देख लेते, सॉल्यूशन देख लेते। 7/6, 7/6 था ऑप्शन में, यही तो अपन ने किया है, अपन ने क्या मिस्टेक किया, 1/6 में 1 जोड़ा तो 7/6। अच्छा जिस इसी को काटा अपन ने, लोअर टू हायर टेम्परेचर हमसे पूछा था, और हायर टू लोअर टेम्परेचर अपन ने लिखा, रेशियो ऑफ लोअर टू हायर टेम्परेचर, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सही है आंसर वैसे ही होगा। ओके 6/7 ही आंसर आएगा, बट ऑप्शन में नहीं है एक भी, तो इसका मतलब नहीं कि 7/6 लगा दो आप, ठीक है ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, द लीक इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग फ्यूरॉन आर डिटेक्टेड बाय। तो ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, फ्यूरॉन लीक को हम टॉर्च, हेलाइट टॉर्च मेथड से हम डिटेक्ट करते हैं, तो ए ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हेलाइट टॉर्च। और आपको पता होना चाहिए अमोनिया का जो लीक है वो हम सल्फर स्टिक मेथड से डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन,
इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल फॉर मेकिंग आइस द कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर हायर सीओपी। अच्छा क्वेश्चन, देखिए इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर मेकिंग आइस, आइस हमें बनाना है, द कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर हायर सीओपी। हायर सीओपी के लिए कंडेंसिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए बताइए? शुड बी नियर टू द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये टेम्परेचर की बात है, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के पास होना चाहिए क्या? नहीं, अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर के पास में होगा तो वर्क इनपुट ज्यादा करना पड़ेगा ना, ये और ऊपर जाएगा तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत है। शुड बी अबोव द क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होगा तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, गलत है। शुड बी मच बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो बिल्कुल सही है, लोअर होना चाहिए ताकि सीओपी जो हो क्या हो, ज्यादा हो। कुड बी एनी वैल्यू, कुड बी एनी वैल्यू नहीं होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? अब यहां पर फालतू में कंफ्यूज किया है आपको कि आइस बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए, पर याद रखें कंडेंसिंग टेम्परेचर हायर सीओपी के लिए क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर नहीं होना चाहिए, ना ही क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर डेफिनेटली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो टोटल हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखे इस सेशन में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। सेशन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये चीज। सो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय बाय।